हर बार मुझे नहीं बनना नगर वधू। मुझे भी रुक्मा दीदी की तरह विदेश जाकर पढ़ना लिखना है। मेरी जान, तेरी दीदी पढ़ के बस अपना भला कर रही है, पर तू नगर वधू बनकर अपना ही नहीं पूरा हीरा मंडी का भला करेगी। और चंदा, तू तो मेरी प्यारी है, तभी तो तुझे इस खास काम के लिए चुना है मैंने। आप झूठी हो गौहर बा। ये बात आपने पिछली नगर वधू से भी कही थी, और कहाँ है वो आज? अंदर जाने के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। सुन लड़की, तेरे नखरे अभी तक बर्दाश्त करे हैं, इसका मतलब ये नहीं जो मनाए करती जाएगी और बोलती जाएगी। तू नगर वधू है, इससे ज्यादा ना तुझे कुछ जानना है और ना कुछ समझना है। आंसू पोंछ और मुस्कुरा, क्योंकि आज तेरी बारात निकलेगी। इतना कहकर गौहर खान, हीरा मंडी की मुख्य दलाल, कमरे से बाहर चली जाती है। चंदा एक नाबालिग है जिसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। वो आईने में अपनी शक्ल देखकर जोर से रोने लगती है। चंदा अपने पास पड़े बक्से में एक चिट्ठी को देखती है और उसे पढ़ने लगती है। चंदा, इससे पहले ये तुम्हें भी नगर वधू बना बलि चढ़ा दे तो मेरे साथ भाग चलो। आज लाहौर स्टेशन पर ठीक 6 बजे आ जाना। हम दिल्ली की गाड़ी पकड़ हमेशा के लिए सब पीछे छोड़ जाएंगे। हाँ रमेश, हाँ मैं आऊंगी। चंदा पिछले दरवाजे से भागने का अभी सोच ही रही थी कि अचानक वो जोर जोर से खांसने लगी, मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। इससे पहले कि वो बेचारी बगल में रखे घड़े से पानी पी पाती, उसकी नाक से खून बहने लगा और वो फर्श पर गिर पड़ी। देखते ही देखते चंदा जिंदा लाश बन चुकी थी और उसके शरीर पर कई काले फोड़े उभर आए थे, जिनमें से रेंगने वाले कई काले कीड़े और केचुए बाहर निकल रहे थे। 3 सप्ताह बाद बड़े कोठे की महफिल। रुक्मा, जो कि गौहर खान की नाजायज औलादों में से एक थी, अपने मंगेतर मनोज के साथ हीरा मंडी लौटी थी ताकि उन्हें सरप्राइज दे सके और अपने साथ ले जा सके। गौहर ने जैसे ही रुक्मा और उसके साथ एक अनजान मर्द को देखा, उसने महफिल में मौजूद सभी को हाथ के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। रुक्मा अपनी माँ को देखकर खुशी से झूम उठी और उनकी तरफ दौड़कर चली गई। माँ, कैसी हो तुम? तुम्हें इतनी चिट्ठियाँ लिखी, किसी एक का जवाब नहीं दिया तुमने। अब क्या बताएं मेरी जान, ये हीरा मंडी हमारी जिंदगी है और इसी में दिन भर मशरूफ रहते हैं। तुम बैठो, हम खाना लगाते हैं। वैसे ये नौजवान कौन है? माँ, ये मनोज है, आपके होने वाले दामाद। हम लंदन में मिले थे। सुनकर खुशी हुई, खाना लगवाती हूँ मैं, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। इससे पहले कि रुक्मा अपनी माँ से कुछ कह पाए, गौहर दौड़ते हुए रसोई घर में चली जाती है। रुक्मा और मनोज उनका ये अजीब सा व्यवहार देखकर जरा चिंतित थे, पर इस बात पर ज्यादा गौर न करते हुए दोनों खाना खाने बैठ गए। अपने बारे में बताओ कुछ मनोज, कहाँ के रहने वाले हो? जी, लखनऊ का। 12 साल का था जब माँ बाप एक रेल हादसे में गुजर गए थे। बस फिर अनाथ आश्रम में पला बड़ा और फिर मैट्रिक में अव्वल आने के बाद स्कॉलरशिप से ऑक्सफोर्ड। वहीं आपकी बिटिया से मुलाकात हो गई। मैंने कुछ दूर एक होटल में तुम दोनों के लिए अलग से कमरे का बंदोबस्त किया है और मेरी हिदायत रहेगी, जब तक नगर वधू की बारात ना निकल जाए तब तक वहाँ से बाहर मत निकलना। माँ, अपने घर के होते हुए मैं होटल में क्यों रुकूं? आप भी कमाल करती हैं। हमें जो कहना था हमने कह दिया। तुम दोनों का सामान नीचे बग्गी में रखवा दिया है, शंभू तुम्हें छोड़ आएगा। इससे पहले कि रुक्मा अपनी माँ से कुछ और पूछती, गौहर उन्हें नजरअंदाज कर कमरे से चली जाती है। बेचैन रुक्मा मनोज से कहती है, माँ को इतना अजीब व्यवहार करते मैंने कभी नहीं देखा। हो ना हो इसका लेना देना न जाने क्यों नगर वधू की बारात से है। मनोज, क्या तुम मेरे साथ रुककर इस बात की तह तक जाओगे? मनोज हामी भरता है और दोनों रात को होटल छोड़े जाने के बाद आधी रात को चुपचाप चोरी छिपे हीरा मंडी में घुस आते हैं और एक पुरानी बंद हवेली में रुकते हैं। अचानक एक रात रुक्मा, जो अपनी खिड़की पर खड़ी थी, उसे अपनी माँ हीरा मंडी के बीचों बीच एक पुरानी इमारत में जाते हुए दिखाई देती है, जिसे बचपन में रुक्मा और उसके दोस्त भूत बंगला कहकर पुकारते थे और जिसके किवाड़ पर एक मोटा ताला लटका रहता था। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ देर बाद गौहर जान उस इमारत के अंदर से बाहर आती है और अपने साथ लाती है एक लाल बही खाता, जिस पर काली स्याही से कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। ये देख रुक्मा सोच में पड़ जाती है
कि जिस इमारत में उन्हें बचपन में आसपास जाने की इजाजत तक नहीं थी, आखिर वहां से उसकी माँ ये क्या लेकर लौटी थी। रुकमा ने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि सच का पता तो अब वो हर हाल में लगाएगी। इस काम में उसका साथ देने के लिए मनोज भी अपना ब्राउनी कैमरा लेकर उसके साथ चल दिया। आधी रात में किसी तरह रुकमा अपनी माँ के कमरे में आ पहुंची और उसकी नजर सीधे मेज पर पड़े उस लाल बही खाते पर गई, और जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस खाते में बहुत सी लड़कियों के नाम के साथ उनके बालों के गुच्छे और उनके खून से सने अंगूठों के निशान थे, और इनमें से कुछ लड़कियां उसकी बचपन की सहेलियां थी। इस जानकारी ने मानो उसे झकझोर कर रख दिया हो, और इसी के चलते उसके हाथ से वो बही खाता गिर गया, जिसकी आवाज से उसकी माँ की नींद भी टूट गई। अपनी बेटी को इस तरह कमरे में देख गोहर भन्ना सी गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, रुकमा, तू यहाँ? और किससे पूछकर तूने उस बही खाते को हाथ लगाया? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या कर रही हैं आप? इन नाबालिग बच्चियों की चोटी के बाल और खून के निशान आखिर क्यों है इस किताब में? और हैरानी की बात तो ये है, इनमें एक चंदा भी थी जिसके नाम पर काली शाही पोत दी है। मैं पूछती हूँ, आखिर क्या करती हैं आप इन नाबालिग लड़कियों का? कहीं भरे बाजार में इनकी इज्जत तो नीलाम नहीं करती? बस मैं तुझे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, तो अपने होटल वापस चली जा। जवाब होगा तो दोगी ना माँ? मुझे शर्म आती है ऐसी पत्थर दिल औरत को अपनी माँ कहते हुए। सच सुन पाने की हिम्मत है तेरे अंदर, फिर भी सुनना चाहती है सच? तो सुन। ठीक 70 साल पहले हीरा मंडी के सुरक्षित और खुशहाल भविष्य के लिए एक सौदा किया था, किसी इंसान से नहीं बल्कि एक शैतान से। नूर बेगम ने सौदे के बदले उसे हीरा मंडी में पढ़ा और 10 साल में उसे एक पवित्र नाबालिग नगर वधू देने का वादा किया। हीरा मंडी की मुख्य दलाल अमावस की रात से एक रात पहले उस शैतान को उसकी वधू का नाम और उसके बाल अर्पण करती है। इस साल चंदा की बारी थी, लेकिन चंदा को क्या हुआ? क्या हुआ चंदा को? चंदा अपने आशिक के साथ भागने का मन बना चुकी थी, और भला शैतान को वो ये कैसे मंजूर होता? उसने तो तड़पा तड़पा के चंदा को मौत के घाट उतार दिया। और तू मुझे पत्थर दिल कहती है ना? अगर अपनी बच्ची को नगर वधू बनने से बचने के लिए उसे अपने से 6 साल दूर रहना पत्थर दिली है, तो वही सही। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। ये मनगढ़ंत कहानियाँ शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती। एक बार मनोज को उस इमारत से तस्वीरें खींच लाने दो, फिर देखना आपके इस झूठ का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुकमा की ये बात सुनकर गोहर की सांसें थम सी गई, मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो, और उसने कांपते होठों से कहा, रुकमा, तूने क्या अनर्थ कर दिया? तुझे अंदाजा भी नहीं है। शैतान के डेरे पर मुझे कुछ और करना होगा। गौहर खान जान चुकी थी कि हीरा मंडी पर क्या कहर टूटने वाला था, जिसके चलते वो उस भूतिया इमारत की तरफ तेजी से दौड़ी और उसके पीछे रुकमा। गौहर जान बेतहाशा दौड़ते हुए उस इमारत का ताला खोलती है और धीरे धीरे अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। सीढ़ियों के किनारों पर 2 पुतले थे जिन्हें शादी का जोड़ा पहनाया गया था, और उनके माथे पर काला टीका था। गौहर जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचती है, उसे खून से घसीटे जाने के निशान दिखाई देते हैं जो शैतान के कमरे की ओर जा रहे थे। रुकमा भी अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ वहां आ पहुंची थी। गौहर दरवाजे के कोने में पड़ी एक मोमबत्ती को उठाती है और डरते हुए अपने कदम उस कमरे की ओर बढ़ाती है। कमरे में पहुंचते ही उन्हें मनोज दिखाई देता है, जो सर झुकाए शैतान की ढकी हुई मूर्ति की तरफ देख रहा है। रुकमा बिना ज्यादा सोचे मनोज की तरफ उसे पुकारते हुए आगे बढ़ती है। मनोज, मेरी तरफ देखो। मनोज, चलो मेरे साथ और बताओ सबको कि शैतान जैसा कुछ नहीं होता। जब रुकमा के इतना कहने के बाद भी मनोज मुड़कर कोई जवाब नहीं देता, तो रुकमा उसके कंधे पर हाथ रखती है, और मनोज के मुड़ने पर उसे जो दिखता है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है, जिससे मानो आसमान भी फट पड़े। मनोज के चेहरे और बाजुओं पर भी वैसे ही फोड़े निकल आए थे जैसे चंदा के शरीर पर थे, और उन फोड़ों के अंदर से काले कीड़े और केचुए निकल रहे थे। मनोज अब शैतान के कई शिकारों में से एक था। मनोज अब शैतान की बोली में रुकमा का गला दबोचते हुए कह रहा था, बेवकूफ लड़की,
तूने गलती कर दी। अपने आशिक को भेजकर मेरी तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहता था। अब ये खुद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। मालिक माफ कर दो, बच्ची से गलती हो गई। रुकमा का गला छोड़ उसके पेट पर हाथ रखते हुए, ये तो खुद एक बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली है। शैतान के सौदे से खिलवाड़ का अंजाम बुरा होता है रुकमा भाई। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाती, मनोज का सर किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और फिर एकदम से फट जाता है, जिससे उसके दिमाग के लोथड़े गौहर और रुकमा दोनों पर आ गिरते हैं। माँ बेटी अभी एक मुसीबत से निकले ही थे कि सीढ़ियों के किनारे पड़े दो पुतलों में ऐसी शक्ति फूंक दी जाती है जिससे वो दोनों किसी खूनी पहरेदार की तरह उन पर हमला करने लगते हैं। गौहर जान रुकमा की जान बचाने के लिए उन पहरेदारों पर टूट पड़ती है और खुद को उसी मोमबत्ती से जला लेती है जो उसके हाथ में थी। गौहर के साथ दोनों पुतले भी जल जाते हैं और उनके जलने के साथ पूरी इमारत थरथराने लगती है। रुकमा मनोज का कैमरा ले इमारत से बाहर दौड़ पड़ती है। करीब 8 महीने बाद लंदन के हॉस्पिटल में रुकमा ने एक लड़के को जन्म दिया है और वो पिछले 6 महीने से लंदन में ही है, हीरा मंडी के उस भयानक सच से कोसों दूर जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। एक अनजान आदमी हाथ में गुलदस्ता लिए रुकमा से मिलने आया है और साथ ही वो उसके लिए लिफाफे में कुछ तस्वीरें भी लाया है। ये वही तस्वीरें हैं जो मनोज ने अपनी भारत यात्रा पर ली थी। रुकमा एक एक कर सारी तस्वीरें देखती है और अचानक उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ती है जिसे देख उसका खून सूखने को हो गया। उस तस्वीर में वो शैतान था जिसकी मूरत उस रात चादर से ढकी हुई थी। उसकी काली आंखें इतनी भयंकर थी जिसे वो कभी सपने में भी नहीं भूल पाएगी। रुकमा की सांसें अभी तेज हुई ही थी कि उसका बच्चा रोने लगा। रुकमा जैसे ही उसे चुप कराने के लिए मुड़ी तो उसके बच्चे की आंखें भी उस शैतान की तरह काली हो चुकी थी।